नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं सीटेट 2013 का संस्कृत का पेपर सोल्व करवाऊंगा। और अगर आपने हमारी जो पहली क्लासेज हैं संस्कृत की, अगर वो नहीं देखी हैं, उन सबको आप देखना चाहते हैं तो मैंने उन सभी क्लासेज की प्लेलिस्ट बना दी है। मैंने कई सारे पेपर जो है प्रीवियस जो आपके सीटेट के हुए हैं संस्कृत के, वो सोल्व करवा दिए हैं। इसके अलावा काफ़ी क्लासेज संस्कृत पेडागोजी करा दी, तो सभी की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को देख सकते हैं। इसके अलावा मैं उन सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी इन सभी क्लासेज को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप भी अपनी जो संस्कृत की तैयारी है उसको बेहतर बनाना चाहते हैं, सीटेट में अच्छे अंक लाना चाहते हैं संस्कृत में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज की क्लास में जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, एक शिक्षक चित्रेण, एक शिक्षक चित्र के सहसात गृहस्य दृश्य, घर का दृश्य वर्णन में संलग्न करता है, यानी कि उसे क्या करता है, उसमें जोड़ता है। तो एक शिक्षक चित्र के साथ घर का दृश्य वर्णन में जो है उसको संलग्न करता है। चित्रे पिता, चित्र में पिता, पाकशालायाम, रसोई घर में, पाक क्रियायाम, यानी कि कोई भी भोजन पकाने की क्रिया में संलग्न है। माता संगणकस्य, माता कंप्यूटर की सहायन, सहायता से कार्य संलग्ना, कार्य में संलग्न है, कार्य में लगी हुई है। पुत्र च, और पुत्र सीवन प्रक्रिया लगन, कपड़े सीने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। अध्यापक चित्र द्वारा, तो अध्यापक चित्र के द्वारा किम स्पष्टीकर्तुम इच्छति, क्या स्पष्ट करना चाहता है। तो एक बार क्वेश्चन को फिर देखिए, एक शिक्षक चित्र के साथ जो है घर के दृश्य का वर्णन जो है उसमें क्या करता है, संलग्न करता है। चित्र में पिता रसोई घर में भोजन पकाने की कोई भी प्रक्रिया में संलग्न है। माता जो है कंप्यूटर की सहायता से कार्य में संलग्न है। और जो पुत्र है वो कपड़े सीने की प्रक्रिया में संलग्न है, लगा हुआ है। तो अध्यापक चित्र के द्वारा क्या स्पष्ट करना चाहता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है सीधे सीधे। तो फर्स्ट ऑप्शन है कार्य विभाजन की, वो जो है कार्य विभाजन जो है उसे स्पष्ट करना चाहता है कि किसका क्या कार्य है, उसको उसमें जो विभाजित करना। सेकंड ऑप्शन है कार्य से महत्व, कार्य का महत्व की वो जो कार्य का क्या महत्व है यह दिखाना चाह रहा है। तीसरा है कार्यम एवं पूजा, कार्यम का अर्थ होगा कार्य, एवं का अर्थ होता है ही, पूजा तो पूजा है ही, तो कार्य ही पूजा है। और लास्ट ऑप्शन है लिंग संबंध पूर्व धारणा नाम उन्मूलनम, जो लिंग से संबंधित पूर्व धारणा है उसे दूर करना। तो जो आंसर है इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा कि लिंग संबंधित जो पूर्व धारणा है उसको दूर करना। ठीक है, क्योंकि जो हमारा समाज है उसमें जो लिंग संबंधी जो बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि जो खाना है वो स्त्री को ही पकाना चाहिए, महिला को ही पकाना चाहिए, और जो कंप्यूटर आदि ये कार्य हैं ये जो पुरुषों को करने चाहिए, और जो कपड़े सीने के कार्य हैं ये भी जो है पुरुषों को ही करने चाहिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो इसका उद्देश्य यही है। शिक्षक जो है क्या कर रहा है, शिक्षक जो है ये सब बच्चों को यहाँ पर समझा रहा है चित्र के माध्यम से कि ये जो लिंग संबंधी पूर्व धारणा है इसको दूर करना है। ठीक है, कि जो भोजन पकाने का काम है, भोजन पकाने की जो क्रिया है उसको पुरुष भी कर सकता है, और जो कपड़े सीने की जो प्रक्रिया है उसको भी पुरुष कर सकता है। ठीक है, और जो उससे संबंधित और दूसरी कार्य जैसे कंप्यूटर पर काम करना, तो ये जो है महिलाएं भी कर सकती है, ये नहीं कि पुरुष ही करेगा। ठीक है, तो जो सीधा आंसर यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा कि लिंग संबंधी जो पूर्व धारणाएँ हैं, पहले की जो धारणाएँ लोगों ने बना रखी हैं उनको दूर करना, उनको जड़ से उखाड़ फेंकना ही क्या है इसका जो है उद्देश्य। इन शिक्षक का जो भी ये जो चित्र के साथ जो है क्या कर रहे हैं, घर के जो दृश्य है उसको वर्णन करके उसमें संलग्न कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर फोर्थ वाला हो जाएगा इसमें। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखितेषु किम समाविष्ट कक्षाया संबद्धम न। तो क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या समावेशी कक्षा से संबंधित नहीं है। तो इनमें से समावेशी कक्षा से कौन सा संबंधित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है सहयोग, सहयोग। सेकंड है सहकार्यता, तीसरा है सहानुभूति, और लास्ट है समानुभूति। तो देखिए, समावेशी कक्षा का मतलब आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो देखिए जो समावेशी शिक्षा है उसमें जो शिक्षक है उसको जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनका सहयोग भी करना चाहिए। यदि हम बात करते हैं सेकंड वाले ऑप्शन की सहकार्यता, सहकार्यता का मतलब होता है जब दोनों शिक्षक भी और जो छात्र हैं दोनों ही उसमें क्या हो, लाभान्वित हो। जैसे शिक्षक जो वहाँ पर पढ़ाता है, ठीक है, तो उसका जो ज्ञान है वो क्या हो, वो और भी स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि वो पढ़ाएगा, और बच्चे उस ज्ञान को क्या करें, इसको जो है हासिल करें, अचीव करें। ठीक है, तो दोनों ही उसमें लाभान्वित भी होने चाहिए। जो तीसरा है सहानुभूति। देखिए जो सहानुभूति है,
शिक्षक को अपने छात्र से जो है सहानुभूति नहीं रखनी है। मान लीजिए एक जो बच्चा है पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर है, उसे ये नहीं कहना है कि चल कोई बात नहीं बेटा बैठ जा, तू जो है बाद में पढ़ लेगा, मतलब सहानुभूति किसी के प्रति नहीं दिखानी है, ठीक है। और ये समावेशी शिक्षा में की जो कक्षा है उसमें नहीं आता है। यदि हम बात करते हैं समानुभूति की, यानी समान अनुभूति, देखिए जैसे कि इसका ये जो ऑप्शन है समानुभूति, इसका मतलब ये है कि समान अनुभूति अर्थात समान अनुभव करना कि जो शिक्षक है ना, शिक्षक को जो क्या करना चाहिए, ऐसा ही अनुभव करना चाहिए जैसे कि बच्चा अनुभव कर रहा है, ठीक है। तो दोनों को क्या करना चाहिए, समान अनुभव करना चाहिए। शिक्षक को भी क्या करना चाहिए, समान अनुभूति जो है करनी चाहिए कि भाई इस समय मैं जो एक बच्चा था उस समय मैं कैसा था, ठीक है। जब मैं विद्यालय में एक छात्र था तो उस समय मैं ऐसा था, तो क्या करना चाहिए, शिक्षक को समान अनुभूति भी रखनी चाहिए, ठीक है। उसको जो क्या करना चाहिए, उस छात्र के समान ही जो है अनुभव करना चाहिए, ठीक है। तो जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा की कक्षा से ये तीनों के तीनों संबंधित हैं, लेकिन जो सहानुभूति है ये समावेशी कक्षा से संबंधित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीसरा। और अगर क्लास अच्छी लग रही है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, और अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी जरूर करना है, और कमेंट करके जरूर बताइए आपको आज की हमारी क्लास कैसी लगी। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, छात्रा भाषायां संप्रेषणात्मक कौशलम सहजतया प्राप्तुं समर्था भवेयु इत्यर्थम प्रभावपूर्ण मार्ग अस्ति। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, छात्र भाषा में संप्रेषणात्मक तो आप समझते हैं विचारों का कम्युनिकेशन, विचारों का आदान प्रदान, ठीक है। एक ऐसे विचार जिसके द्वारा जो छात्र है वो अपनी बात को शिक्षक को या किसी दूसरे को समझा सके, और जो शिक्षक है वो छात्रों को अपनी बात समझा सके, ठीक है। तो वो होता है संप्रेषण, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, छात्र भाषा में संप्रेषणात्मक कौशल को सहज रूप में, सहज का मतलब होता है सरल रूप में, आसानी से, ठीक है, प्राप्तुम समर्था प्राप्त करने में समर्थ भवेयु होना चाहिए, ठीक है। छात्रों को भाषा में संप्रेषणात्मक कौशलों को सहज रूप में या सरल रूप में प्राप्त करने के लिए समर्थ होना चाहिए। इत्यर्थम प्रभावपूर्ण मार्ग अस्ति, और इसके लिए प्रभावपूर्ण मार्ग है। तो इसके लिए कौन सा प्रभावपूर्ण मार्ग है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपने समझ लिया कि छात्रों को भाषा में जो संप्रेषणात्मक कौशल है उससे जो है सहज रूप में प्राप्त करने के लिए समर्थ होना चाहिए। तो जो छात्र हैं वो सहज रूप में जो संप्रेषणात्मक कौशल है भाषा में, उससे कब प्राप्त करने में समर्थ होंगे, तो ये अब आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है, व्याकरण ज्ञान नैपुण्यार्थम भाषा कौशलनाम अधिक अभ्यास है, कि व्याकरण ज्ञान की निपुणता के लिए भाषा के कौशलों का अधिक से अधिक अभ्यास करना। सेकंड ऑप्शन है, भाषा व्यवहार द्वारा भाषा कौशलानाम समुचित विकास भवेत् इत्यर्थम अवसरानाम प्रदानम, की भाषा व्यवहार के द्वारा भाषा कौशलों का समुचित विकास होना चाहिए, इसके लिए अवसर प्रदान करना। तीसरा है, छात्रे मानक भाषा श्रवणम, कि छात्रों के द्वारा मानक भाषा को सुनना। मानक भाषा आप समझती हैं जिसे मान्यता प्राप्त हो, ठीक है। तो छात्रों के द्वारा जो मानक भाषा है उसे सुनना। तदनुगुणम चा, और उसके अनुसार अनुकरण करना, ठीक है, उसे फॉलो करना। और लास्ट ऑप्शन है, छात्रे विस्तृत निबंध लेखनम तेषां च पूर्ण रूपेण संशोधनम, कि छात्रों के द्वारा विस्तृत निबंध लिखना और उसका जो है पूर्ण रूप से क्या करना, संशोधन करना। अब आप एक बात बताइए कि यदि छात्रों को भाषा में जो संप्रेषणात्मक कौशल है, ठीक है, उसे सहज रूप में प्राप्त करना है तो कब प्राप्त करेंगे, ठीक है। यदि हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की, कि व्याकरण की जो ज्ञान है, ठीक है, व्याकरण के ज्ञान में यदि निपुणता प्राप्त कर ले बच्चे, व्याकरण ज्ञान की निपुणता के लिए भाषा कौशलों का यदि अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे, क्या इससे जो छात्र हैं उनका जो संप्रेषणात्मक कौशल है वो सहज रूप में प्राप्त होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो भाषा होती है, भाषा में जो व्याकरण है वो उसका यूज इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन होगा नहीं। सेकंड की बात करते हैं, भाषा व्यवहार के द्वारा भाषा कौशलों का समुचित विकास होना चाहिए, इसके लिए अवसर प्रदान करना। तो देखिए जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो सकता है। अभी जो है नीचे के देखते हैं, तीसरा ऑप्शन है कि छात्रों को जो है छात्रों के द्वारा जो मानक भाषा है उसको सुनना और उसके अनुसार उसका अनुकरण करना। तो देखिए ऐसा नहीं है कि जो मान्यता प्राप्त भाषा है केवल उसी को सुने और उसके अनुसार उसका अनुकरण करे, तो इससे भी जो छात्र हैं, छात्रों को भाषा में जो संप्रेषणात्मक कौशल है वो सहज रूप में प्राप्त नहीं होगा।
ठीक है, तो तीसरा भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर कि छात्रे विस्तृत निबंध लेखनम तेषां च पूर्ण रूपेण संशोधनम, कि छात्रों के द्वारा जो विस्तृत निबंध है वो लिखना और उनका जो पूर्ण रूप से उसे फिर संशोधित करना। क्या यदि छात्र जो है विस्तृत निबंध लिखेंगे और फिर क्या करेंगे उसमें संशोधन करेंगे तो उससे क्या जो छात्र हैं, छात्रों में जो भाषा है, भाषा में जो संप्रेषणात्मक है कौशल, क्या उसे सहज रूप में प्राप्त करेंगे? तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। यदि हम बात करते हैं सेकंड वाले ऑप्शन की कि भाषा व्यवहार के द्वारा भाषा कौशलों का समुचित विकास होना चाहिए और इसके लिए फिर क्या करना, बच्चों को अवसर प्रदान करना। ठीक है, जितना बच्चों को ज़्यादा अवसर प्रदान करेंगे उतने ही बच्चे क्या करेंगे, भाषा में जो संप्रेषणात्मक कौशल है, जो विचारों का कम्युनिकेशन है, उसे क्या करेंगे, सहज रूप में प्राप्त करेंगे। तो आंसर हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक है, और वैसे भी आप सभी जानते हैं कि जो बच्चे हैं, बच्चों को आपको भाषा को कैसे पढ़ाना है। जो छात्र होते हैं, छात्रों को जो है आपको भाषा को ऐसे पढ़ाना है कि वो अपने दैनिक जो भी उसका दैनिक व्यवहार है, रोज़ का कार्य है, उसमें उसे क्या कर सके, प्रयोग में ला सके। ठीक है, तो आंसर इसलिए कौन सा वाला हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अनुदेशन काले अधिगमन प्रगति प्रक्रियाया निर्देशनम शिक्षार्थिभ्यः च निरंतरम प्रगति पुष्टि पोषणम किम कथ्यते। तो क्वेश्चन में पूछा गया है अनुदेशन के समय। अनुदेशन का मतलब होता है सूचना के समय। सूचना के समय अधिगम तो आप जानती हैं, सीखना। प्रगति प्रक्रिया में निर्देश शिक्षार्थिभ्यः च, और शिक्षार्थियों का जो है निर्देश निरंतर प्रगति पुष्टि पोषणम किम, जो प्रगति पुष्टि होता है यानी कि जैसे आप कहते हैं फीडबैक। ठीक है, तो प्रगति पुष्टि पोषण जो होता है किम कथ्यते, उसे क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है सूचना के समय में जो अधिगम है, अधिगम की प्रगति प्रक्रिया में जो निर्देशन होता है शिक्षार्थियों का, उसके निरंतर प्रगति पुष्टि के जो पोषण है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है मानक परीक्षण, सेकंड है मानक संदर्भित परीक्षण, तीसरा है रचनात्मक मूल्यांकन और लास्ट है निश्चय संदर्भित मूल्यांकन। निश्चय का मतलब आप जानते होंगे कसौटी। ठीक है, कसौटी जो पूर्ण रूप से क्या हो, उस पर जो है टिका हो। ठीक है, सत्य हो पूर्ण रूप से। ठीक है, कसौटी पर क्या हो, खरा हो एकदम। निश्चय का मतलब होता है कसौटी। ठीक है, तो कसौटी जो संदर्भित मूल्यांकन है वो, तो क्या कहेंगे। तो देखिए सूचना के समय में जो अधिगम प्रक्रिया होती है, अधिगम की जो प्रगति की जो प्रक्रिया होती है, उसके समय जो निर्देशन होता है, ठीक है, शिक्षार्थियों के द्वारा, शिक्षार्थियों का निरंतर, तो वो जो होता है वो क्या होता है, जो आकलन होता है, मूल्यांकन होता है, क्या होता है, रचनात्मक मूल्यांकन होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बताता है, प्रगति पुष्टि पोषण को उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रचनात्मक मूल्यांकन। की जो छात्र हैं, छात्रों ने जो है कितना जो सीखा है और किन किन नई चीज़ों को सीखा है, उसे कितना आ गया है, कितनी नई नई चीज़ें उसको आ गई हैं, कितना उसको ज्ञान नया हो गया है, कितना वो जो अपने आप से सोच सकता है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, रचनात्मक मूल्यांकन कहेंगे। तो आंसर होगा तीसरा वाला, रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है अधोलिखितेषु अवबोधन प्रक्रिया संदर्भे वाचन कौशलस्य विकासार्थम किम सर्वाधिक प्रभावपूर्णम। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से अवबोध का मतलब होता है समझ की, है ना, समझ की प्रक्रिया के संदर्भ में जो वाचन कौशल है यानी बोलना कौशल है, उसके विकास के लिए क्या सबसे अधिक प्रभावपूर्ण है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि समझ की प्रक्रिया के संदर्भ में बोलना कौशल के विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा प्रभावपूर्ण होगा। फर्स्ट ऑप्शन है छात्रा मौन वाचने कुशला भवेयु, छात्र मौन वाचन में कुशल हुए, है ना, छात्र को मौन वाचन में कुशल होना चाहिए। अवबोधनात्मक प्रश्नान अपि पृच्छेयु, और उनसे जो अवबोधनात्मक प्रश्न है, समझ से संबंधित जो प्रश्न है वो भी पूछने चाहिए। सेकंड ऑप्शन है वाचन समय छात्रा पाठे आगत शब्दान कथयितुम समर्था भवेयु इत्यर्थम तेषां सहायम, कि बोलते समय या वाचन करते समय जो छात्र है पाठ में आए शब्दों को कहने के लिए समर्थ उन्हें होना चाहिए और इसके लिए उनकी सहायता करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है छात्रा पाठित पंक्ति संकेत द्वारा स्पष्टीकर्तुम समर्था भवेयु इत्यर्थम शिक्षणम, कि छात्र जो है जो पढ़ाई हुई पंक्ति हैं उनको संकेत के द्वारा स्पष्ट करने में समर्थ उन्हें होना चाहिए और इसके लिए शिक्षण करना। लास्ट ऑप्शन है छात्रा पाठ्य वस्तु
छात्र को जो है जो पाठ्य वस्तु है उच्चैः पठितुं समर्थ भवेयु, उसे जो है जोर से पढ़ने में समर्थ होना चाहिए। क्या जो छात्र हैं यदि पाठ्य वस्तु को जोर से पढ़ेंगे तो क्या वो जो समर्थ हो जाएंगे? तो नहीं होंगे, तो फोर्थ ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है, यदि हम बात करते हैं थर्ड वाले ऑप्शन की कि छात्र को जो पढ़ाई हुई पंक्तियाँ उसको संकेत के द्वारा स्पष्ट करने में जो समर्थ होना चाहिए, इसके लिए शिक्षण। तो इससे क्या जो वाचन है, ठीक है, तो जो वाचन कौशल है क्या उसका विकास होगा? तो नहीं होगा, तो तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तो देखते हैं दूसरा कि बोलते समय जो छात्र हैं वो पाठ में आए जो शब्द है उन्हें कहने के लिए उन्हें समर्थ होना चाहिए, तो इसके लिए उनकी सहायता करना। तो देखिए केवल पाठ में आए हुए शब्द की यहाँ पर बात की गई है। यदि उन्हीं को जो है कहने के लिए समर्थ होंगे, क्या इससे जो वाचन कौशल है उसका विकास होगा? तो सेकंड वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब देखते हैं फर्स्ट कि जो छात्र हैं, छात्र जो है मौन वाचन में कुशल, उन्हें क्या होना चाहिए? छात्रों को मौन वाचन में कुशल होना चाहिए। ठीक है, कुशल। यदि जो छात्र हैं वो मौन वाचन में कुशल होंगे, ठीक है, तो उन्हें क्या होगा? और उनसे जो समझ संबंधी जो प्रश्न है वो भी उनसे पूछेंगे। ठीक है, यदि छात्र मौन वाचन में कुशल होंगे और उनसे जो समझ संबंधी प्रश्न है वो भी उनसे पूछेंगे, तो उससे क्या होगा? जो छात्र हैं, ठीक है, छात्रों की जो वाचन कौशल है, ठीक है, जो बोलना कौशल है वो क्या होगा? वो स्ट्रॉन्ग होगा, उसका उससे विकास होगा, उनके प्रति उसमें क्या बढ़ेगी? समझ बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है वैसे भी समझ की प्रक्रिया के संदर्भ में और बोलना कौशल के विकास के लिए। ठीक है, तो बच्चा कब ज़्यादा समझेगा और उसके जब उसका जो मतलब बोलना कौशल है उसका विकास कब ज़्यादा होगा? जब जो बच्चा है वो मौन वाचन में कुशल होगा, मन ही मन जो किसी भी बात को क्या करेगा? ग्रहण करेगा, उसको अर्थ को समझेगा। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि जो वाचन है वो दो प्रकार का होता है। तो सहस्वर वाचन जिसमें जो है स्वर के साथ मतलब बोल बोल कर वाचन किया जाता है। दूसरा होता है मौन वाचन, ठीक है, जिसमें मन ही मन क्या किया जाता है? किसी भी जो पाठ्य वस्तु को या कुछ भी है उसको क्या किया जाता है? मन ही मन पढ़ा जाता है। ठीक है, तो जितना मौन वाचन जो बच्चे करेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे? उनकी जो प्रक्रिया है समझने की वो बढ़ेगी और जो बोलना कौशल है वो क्या होगा? वो विकसित होगा। तो आंसर इसलिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों क्या है? नहीं होंगे, गलत होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है श्राव्यम माम अहम विस्मरामि। तो श्राव्य का मतलब होता है सुनो, माम मुझे, अहम मैं, विस्मरामि भूल जाता हूँ। तो मुझे सुनो मैं भूल जाता हूँ, शिक्षा माम मुझे पढ़ाओ, अहम स्मरामि मैं याद करता हूँ, योजे माम अहम अवगच्छामि और मुझे, योजे का अर्थ होता है जोड़ो, मुझे जोड़ो, अहम का अर्थ हो गया मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, अस्य कथनस्य किम सार्थकम, इस कथन की क्या सार्थकता है, या इसमें यह पूछा गया है कि इस कथन में कौन सा जो है शुद्ध है, ठीक है, कौन सा सही है। तो देखिए इसमें जो है ये तीन बातें कही गई हैं कि मुझे सुनो मैं भूल जाता हूँ, मुझे शिक्षा दो मैं याद करता हूँ, मुझे जोड़ो मैं जानता हूँ, और इस कथन का जो है क्या सार्थक है। ठीक है, इस कथन की सार्थकता क्या है, इस कथन का शुद्ध रूप क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है छात्रा श्रुतम तथ्यम शीघ्रम विस्मरन्ति अतः छात्रेभ्य मौखिक रूपेण किमपि न कथनीयम। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या गया कि जो छात्र हैं वो सुने हुए तथ्य को जल्दी ही भूल जाते हैं, इसलिए छात्रों को मौखिक रूप से कुछ भी नहीं कहना चाहिए। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि यदि ऐसी समस्या है कि जो छात्र हैं, ठीक है, वो सुने हुए को, जो सुना हुआ जो तथ्य उसको यदि शीघ्र से भूल जाएंगे, क्या छात्रों को मौखिक रूप से कुछ भी नहीं कहना चाहिए, कुछ भी नहीं पढ़ाना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि मौखिक का जो है एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन देंगे कि अधिगमन अपेक्षा शिक्षणम महत्वपूर्णम, कि अधिगम की अपेक्षा शिक्षण जो है वो महत्वपूर्ण है। तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है क्या वो सही है? तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि जो अधिगम है वो शिक्षण की अपेक्षा अधिगम की अपेक्षा जो शिक्षण है वो महत्वपूर्ण है, जबकि आप सभी जानते हैं कि जो अधिगम है वो शिक्षण की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि बच्चे अधिगम ही नहीं कर रहे, सीख ही नहीं रहे हैं और शिक्षक पढ़ा रहा है तो कैसा शिक्षण, आप ही बताइए। ठीक है, तो सेकंड वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब तीसरा देखिए कि छात्राणाम स्मरण शक्ति संशोधनार्थम शिक्षकाणाम दृढ़ानुदेशनानि आवश्यकानि, कि छात्रों की स्मरण शक्ति के संशोधन के लिए शिक्षकों को दृढ़ अनुदेश का, ठीक है, या दृढ़ सूचना का जो है क्या करना चाहिए, आवश्यकानि आवश्यक है, कि जो दृढ़ सूचना है
वो जो आवश्यकताएं हैं वो अपनानी चाहिए, वो देनी चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, तो नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि जो छात्र हैं, छात्रों को की जो स्मरण शक्ति है उसके संशोधन के लिए यदि शिक्षक जो दृढ़ अनुदेश है, दृढ़ जो मतलब पालन है वो अपनाएगा, क्या उससे जो छात्र हैं वो सीख जाएंगे? तो बिल्कुल भी नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन इसमें कह रहा है कि अधिगमनस्य पूर्णत्यर्थम शिक्षार्थिना गतिविधिषु भागम स्वीक्रियुत्यर्थम छात्रा प्रेरित वया, कि अधिगम के प्रोन्नत के लिए जो शिक्षार्थी हैं और जो गतिविधियां हैं उनमें भाग लेने के लिए, स्वीकार करने के लिए, इसके लिए जो छात्र हैं उनको प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो छात्र है वो कह रहा है कि मुझे सुनो। ठीक है, मुझे सुनो, मैं भूल जाता हूँ, सॉरी सुनाओ का मतलब सुनो नहीं, सुनाओ, मुझे सुनाओ, मैं भूल जाता हूँ, मुझे शिक्षा दो या मुझे पढ़ाओ, मैं याद करता हूँ, मुझे जोड़ो, मैं जाता हूँ। तो इस कथन के लिए सही रूप इनमें से कौन सा होगा? तो देखिए, इस कथन के लिए सही रूप होगा वो फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। यदि कोई ऐसा विद्यार्थी है वो कह रहा है कि मुझे सुनाओ, मैं भूल जाता हूँ, मुझे पढ़ाओ, मैं याद करता हूँ, मुझे जोड़ो, मैं जाता हूँ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो सीखने संबंधी, ठीक है, जो प्रोन्नत है, ठीक है, सीखने के लिए जो प्रोन्नत है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शिक्षार्थी को जो अनेक प्रकार की गतिविधियां हैं उनमें भाग लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेरित करना पड़ेगा, प्रेरित करना पड़ेगा। यदि जो विद्यार्थी हैं वो अनेक गतिविधियों में भाग लेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा? उनका जो सुनना है, सुनना कौशल है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उनकी मेमोरी जो है वो अपना आप ही क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रारंभिक स्तरे अधिकाधिक भाषाभ्यास कारणीय येन बाला डैश लक्ष्य भाषा व्यवहारे निपुणा भवेयु। तो 7 क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रारंभिक स्तर पर अधिक से अधिक भाषा का अभ्यास करवाना चाहिए जिससे बच्चे डैश लक्ष्य भाषा के व्यवहार में निपुण होवें। तो फर्स्ट ऑप्शन है समुचित रूपेण, समुचित रूप से। सेकंड है भूयो भूय, बार बार। तीसरा है सृजनात्मकताया तया, सृजनात्मकता के द्वारा। और लास्ट ऑप्शन है प्रवाह रूपेण, प्रवाह के रूप से। तो क्वेश्चन को देखिए, समझिए कि प्रारंभिक स्तर पर अधिक से अधिक जो भाषा का अभ्यास है यदि वो करवाना है, ठीक है, वो करवाना चाहिए। यानी क्वेश्चन में ये कहा गया है कि प्रारंभिक स्तर पर अधिक से अधिक भाषा का अभ्यास करवाना चाहिए जिससे जो बच्चे हैं वो लक्ष्य भाषा के व्यवहार में निपुण हों। तो कैसे होंगे बच्चे निपुण? तो वे होंगे समुचित रूप से। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा कि जो प्रारंभिक स्तर है उस पर अधिक से अधिक भाषा का अभ्यास करवाना चाहिए जिससे जो बच्चे हैं वो समुचित रूप से लक्ष्य भाषा के व्यवहार में निपुण हों। ठीक है, समुचित रूप से। ठीक है, तो सृजनात्मकता नहीं होगा। कभी आप ये सोचिए तीसरा वाला होगा, तो तीसरा नहीं होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन ही यहाँ पर होगा, क्योंकि बच्चों को क्या करना है? समुचित रूप से जो क्या करना है, लक्ष्य भाषा के प्रति व्यवहार में उन्हें क्या करना है? निपुण करना है। तो आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन, समुचित रूपेण। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, कीदृश प्रश्न छात्र चिंतन कौशलम न उन्नति। तो 8 क्वेश्चन में पूछा गया है किस प्रकार के प्रश्न या कैसे प्रश्न छात्र की चिंतन कौशल को उन्नत नहीं करते हैं। ठीक है, तो कैसे प्रश्न छात्र का चिंतन कौशल है उसे बढ़ाते नहीं हैं। फर्स्ट ऑप्शन है तार्किक प्रश्न। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि तर्क करने के लिए, ठीक है, तर्क लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? चिंतन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो जो तार्किक प्रश्न है ये तो क्या करते हैं? ये जो है छात्र का जो चिंतन कौशल है उसे उन्नत करते हैं। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन है व्याख्यात्मक प्रश्न। तो आपको पता है कि व्याख्या करने के लिए भी क्या करना पड़ता है? सोचना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है। तो इससे भी जो क्या है, जो छात्रों का चिंतन कौशल है वो उन्नत होगा। अब देखते हैं इसमें तीसरा वाला कि केवलम पाठ्य वस्तु पठनाधारित प्रश्न। देखिए, जो पाठ्य वस्तु के पठन पर आधारित प्रश्न होते हैं उनसे जो छात्र हैं उनका चिंतन कौशल जो है वो उन्नत नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, बच्चों को क्या करना पड़ता है? अध्यापक ने मान लीजिए जो पाठ्य वस्तु उस पर आधारित जो प्रश्न है उनको जो क्या कर दिया, उनको जो लिखवा दिया, और बच्चों ने क्या किया, उनके प्रश्न के उत्तर को जो है लिख लिया, ऐसे याद कर लिया, रट लिया। ठीक है, तो उसमें बच्चों को क्या करना पड़ेगा? उनमें जो है तर्क नहीं लगाना पड़ेगा, खुद से सोचना ही नहीं पड़ेगा। जब तर्क नहीं लगाना पड़ेगा, चिंतन नहीं करना पड़ेगा, तो उनका चिंतन जो कौशल है वो उन्नत कैसे होगा? यदि हम बात करते हैं फोर्थ वाले ऑप्शन की कि व्यक्तिगत चिंतनात्मक प्रश्न। ठीक है, तो व्यक्तिगत चिंतनात्मक प्रश्न, तो चिंतनात्मक प्रश्नों के बारे में तो चिंतन करना ही पड़ेगा। तो फोर्थ वाला ऑप्शन भी क्या होगा? सही होगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि नहीं उन्नत करते हैं, तो कौन सा हो जाएगा?
तीसरा वाला हो जाएगा केवल पाठ्य वस्तु के पठन पर आधारित प्रश्न। इसके अलावा जो केवल है एक नेगेटिव टैग वर्ड है, क्वेश्चन कैसा है नेगेटिव है तो आंसर भी कौन सा होगा नेगेटिव वाला हो जाएगा। तो आप जो है दोनों तरह से इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने जो 2013 का सीटेट का पेपर हुआ था उसको सोल्व करवाया है। उसमें केवल 8 प्रश्न को लिया है, क्योंकि व्याख्या इनकी करनी पड़ती है तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद के 7 क्वेश्चन में इससे नेक्स्ट की क्लास में लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको कल ऐसी ही क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।